कैसे विद्यार्थी आप? अब अपन इस अध्याय में बात करेंगे राजपद की शक्तियां। सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन में सभी विधायिकी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्तियों का प्रयोग राजपद के नाम से किया जाता है। तथापि इन शक्तियों का विश्लेषण करने से पहले यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने में राजपद जनता की प्रतिनिधि कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता है, जो संसद के अधीन है। सैद्धांतिक तौर पर राजपद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में न केवल सर्वोच्च कार्यपालिका है, अपितु वह विधि निर्माण प्रक्रिया व संसद का भी अभिन्न अंग है। बिना उसकी स्वीकृति के कोई विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। वह न्याय का स्रोत है तथा अपराधियों को समाधान देता है। संक्षेप में ब्रिटिश सरकार के सभी कार्य राजपद के नाम से होते हैं। अब राजपद की शक्तियां देखते हैं। राजपद सर्वोच्च कार्यपालिका तथा इसके नाम से किए जाने वाले कार्यपालिका संबंधी कार्य बहुत व्यापक है। सर्वोच्च कार्यपालिका होने के नाते सभी उच्च पदों पर उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के साथ विमुक्ति का अधिकार भी राजपद को प्राप्त है। इस प्रकार सार्वजनिक स्तर पर सभी राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों पर उसे नियंत्रण प्राप्त होता है। राजपद सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। युद्ध की घोषणा भी राजपद द्वारा ही की जाती है। यद्यपि युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक व्यय संसद की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन के सभी कूटनीतिक संबंधों का संचालन भी राजपद के नाम से ही किया जाता है। वह विदेशों में राजदूतों व अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों से आने वाले राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। दूसरे देशों के साथ संधियों की घोषणा करता है। यद्यपि कतिपय संधियां संसद के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है, यदि उनमें ब्रिटेन के किसी भूभाग अथवा वित्तीय दायित्व का मामला नहीं तो। राष्ट्रीय कोष पर भी राजमुकुट का नियंत्रण होता है। हर वर्ष वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके अनुसार स्वीकृत मदों पर खर्च किया जाता है तथा करों की वसूली की जाती है। इस प्रकार के राजपद की कार्यपालिका व प्रशासनिक शक्तियां अत्यधिक व्यापक है। उसे वे सब शक्तियां सिद्धांत रूप से प्राप्त है जो एक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रमुख को प्राप्त होती है। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि राजपद के नाम पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए प्रारंभ से ही कोई न कोई मंत्री अवश्य जिम्मेदार होता है तथा वह कामन सभा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इस प्रकार राजपद ऐसी संस्था है जो कामन सभा के विश्वास के आधार पर काम करती है। विधायिनी शक्तियां, यह पहला देखा अपन ने कार्यपालिका शक्तियां। अब देखेंगे राजपद की व्यवस्थापिका शक्तियां। राजपद द्वारा किए जाने वाले विधि संबंधी कार्यों में सर्वप्रथम संसद के गठन से संबंधित कार्य है। राजपद संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है तथा भंग करता है। यद्यपि ये तीनों कार्य मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री की राय से ही किए जाते हैं। राजा संसद के वार्षिक अधिवेशन में जो उद्घाटन भाषण देता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। वह मंत्रिमंडल की नीतियों का ब्यौरा होता है तथा मंत्रिमंडल के विचार व नीतियों को अभिव्यक्त करता है। ब्रिटेन में विधि निर्माण का अधिकार राजा सहित संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक हस्ताक्षर के लिए राजा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रिमंडल के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने की चुनौती राजा नहीं उठा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री को कामन सभा का विश्वास प्राप्त होता है। अतः राजा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने का अधिकार लंबे अरसे से निष्क्रिय हो चुका है। ब्रिटेन में उपहास के तौर पर यहां तक कहा जाता है कि संसद राजा के मृत्युदंड का आदेश पारित करते तो उस पर भी राजा को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। 1936 में एडवर्ड अष्टम ने अपने पद त्याग की अधिघोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। राजपद को राज्यसभा के सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है, तथापि ये सब कार्य प्रधानमंत्री की राय पर ही किए जाते हैं। नए लॉर्ड्स की सूची में ऐसा नाम भी हो सकता है जिसे रानी या राजा निजी तौर पर नापसंद करती हो। इस प्रकार विधायिनी क्षेत्र में जो शक्तियां राजपद को प्राप्त है उनमें से कोई भी कार्य राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता। मतलब व्यवस्थापिका में जैसे कि भारत के अंतर्गत भारत के तमाम कानून भारत के राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। भारत का राष्ट्रपति उनके ऊपर साइन करता है, लेकिन कुछ बातों में भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए स्वतंत्र है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा स्वतंत्र है, लेकिन वो थोड़ी सी स्वतंत्रता भी ब्रिटेन के संदर्भ में वहां के राजा को नहीं दी गई है।
जैसे कि उपहास के रूप में कहा जाता है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन के राजा का डेथ वारंट भी पारित करे ना, तो उसके ऊपर भी उसको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकता। देखिए, राजपद की जो न्याय संबंधी शक्तियां हैं वो है, सैद्धांतिक तौर पर राजपद को सम्मान तथा न्याय का स्रोत कहा गया है। यद्यपि समस्त न्याय प्रक्रिया का संचालन अभी भी राजपद के नाम से होता है, किंतु उसमें राजा का कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राजपद द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे अन्य उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती है। राजकीय स्तर पर जो सम्मान राजपद की ओर से दिए जाते हैं, उनकी सूची भी प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जाती है। यदि उसमें कोई अपूर्णता या त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी माने जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका, विधायिनी तथा न्यायपालिका तीनों क्षेत्रों में राजा की शक्तियों का राजपद में संस्थाकरण हो चुका है। फिर भी अपवादात्मक स्थिति में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कतिपय कार्य हैं जो राजा के रूप में करता है। ये देखिए, राजपद का जो कार्य थे वो अपन ने देख लिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि एक प्रकार से तमाम कार्य राजपद के नाम से किए जा रहे हैं ब्रिटेन में। अब अपन थोड़ा सा बात करेंगे इस राजपद का औचित्य क्या है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्री व्यवस्थाओं में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्री व्यवस्था को ब्रिटेन के मापदंडों से मापने की परंपरा दीर्घ समय तक विद्यमान रही है। फिर भी इस राजनीतिक व्यवस्था में राजपद का बना रहना स्वयं में विसंगति है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जितनी तीव्रता से राजतंत्रों का पतन हुआ, उसके बावजूद ब्रिटेन में राजतंत्र बना रहना विस्मयकारी तथा जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। पिछली शताब्दी में लॉर्ड सभा तथा राजपद के लिए अपनी आलोचना के लिए ज्ञात श्रमिक दल भी इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा पाए। जन संचार के साधनों में राज परिवार व उसके सदस्यों की विभिन्न गतिविधियों को जिस प्रकार प्रचारित किया जाता है, उससे लगता है कि राजपद ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। संपूर्ण लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया के बावजूद राजपद के बने रहने पर चर्चाएं तथा आंदोलन तो पिछली सदी का हिस्सा रहे, तथापि राजपद को समाप्त कर ब्रिटेन को गणराज्य घोषित करने के लिए न तो व्यापक आंदोलन हुए, न ही इस संदर्भ में कोई गंभीर प्रयास किए गए। विभिन्न विचारकों द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजपद के औचित्य को निम्न तर्क दिए गए हैं। अर्थात ब्रिटेन में राजपद का औचित्य क्या है, इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो देखिए आप। पहला है ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति। यह सर्वविदित है कि ब्रिटेन के निवासी अपने सामान्य जीवन में पर्याप्त रूढ़िवादी हैं। जैसा कि शासन व्यवस्था से संबंधित अभिसमयों के संदर्भ में देखा, वे सामान्यतः रूढ़ियों परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपने ऐतिहासिक राजतंत्र को संवैधानिक निरंतरता का प्रतीक मानते हैं। ब्रिटेन वासी राजतंत्र को सर्वाधिक सुरक्षित व सम्मानित मानते हैं। आज भी ब्रिटेन के राष्ट्रीय गीत में राजा के चिरंजीवी होने एवं सुरक्षा की कामना की जाती है। चूंकि ब्रिटेन वासी परंपरावादी हैं, अतः आधुनिकता की दौड़ में वे अपनी परंपरागत राजनीतिक संस्थाओं को समाप्त करने में विश्वास नहीं करते। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड सभा के संगठन को लेकर प्राय उदारवादी दलों में रोष प्रकट किया जाता है, किंतु ब्रिटेन को गणराज्य बनाने में कोई प्रभावशाली उपाय नहीं किए गए। इस प्रकार राजपद की निरंतरता ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति का अनिवार्य अंग दृष्टिगोचर होती है। दूसरा जो इसकी उपादेयता या औचित्य सिद्ध करता है वो बिंदु है राजपद की व्यवहारिक उपयोगिता। राजपद के औचित्य के पीछे मात्र ऐतिहासिक कारक ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद कई उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। राजपद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते औपचारिक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि ब्रिटेन में राजपद को समाप्त कर दिया जाता है तो एक ऐसे नाम मात्र के अध्यक्ष की आवश्यकता होगी जो राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करे। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल संसद के विश्वास द्वारा निर्धारित होता है, अतः 4 या 5 साल के लिए राष्ट्राध्यक्ष का चयन या निर्वाचन करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की दुविधा यह है कि राजा के स्थान पर यदि नाम मात्र का अध्यक्ष ही नियुक्त करना है तो वह काम राजा द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही उसके निर्वाचन आदि पर
किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जा रहा, तथा यदि एक प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो ऐसा संसद व मंत्रिमंडल की शक्तियों की कीमत पर होगा, और ऐसा ब्रिटिश जनता नहीं चाहती। किसी भी प्रकार के निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मना नहीं किया जा सकता। अतः ब्रिटिश वासियों के अनुसार नाममात्र के अध्यक्ष के रूप में राजपद का बना रहना ही उचित है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजपद की चर्चा करते हुए बेझाट ने लिखा है कि प्रशासन तथा नीति निर्माण में राजा के 3 प्रमुख कार्य हैं: परामर्श देना, प्रोत्साहित करना तथा चेतावनी देने के कर सकता है। राजा के द्वारा परामर्श देने का कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह दैनिक राजनीति से ऊपर है, अतः वह बिना पक्षपात के राय दे सकता है जो संपूर्ण राज्य व्यवस्था के हित में हो, शासक दल अथवा विरोधी पक्ष के हित में नहीं हो। स्थायी होने के कारण राजा का अनुभव काफी दीर्घ रहा होता है। उसके अधीन चूंकि कई प्रधानमंत्रियों ने काम किया होता है, जैसा कि वर्तमान में रानी एलिजाबेथ 6 फरवरी 1952 से राजपद पर आसीन है तथा उनके अधीन अनेक प्रधानमंत्री कार्य कर चुके हैं। इतने व्यापक राजनीतिक अनुभव का लाभ प्रधानमंत्रियों को नहीं होता, अतः इतने दीर्घ राजनीतिक अनुभव का लाभ कार्यकारी प्रधानमंत्री जटिल विषयों पर रानी से चर्चा करके उठा सकते हैं तथा वह अपने मंत्रियों व प्रधानमंत्रियों के संभावित गलतियों के विरुद्ध चेतावनी दे सकती है। मुनरो के अनुसार ब्रिटेन में राजपद को समाप्त करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र जो गुणवत्ता प्राप्त कर चुका है, राजपद का उन्मूलन उसमें कोई सुधार नहीं ला सकेगा। वित्तीय दृष्टि से राजपद का रखरखाव सबसे सस्ता साधन है। यदि राजा को उठाया जाता है तो राजमहलों का रखरखाव उससे कहीं ज्यादा महंगा साबित होगा। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है। जब अगर राजा का पद खत्म किया जाता है तो भी जो राजमहल है, बकिंगम पैलेस है, उसके रखरखाव पे इतना खर्चा हो जाएगा जितना राजा को रखने पे नहीं हो रहा। और फिर नया संवैधानिक प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति भी बनाओगे तो उसका चुनाव करना पड़ेगा, उसके लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है राजपद के बने रहने का ब्रिटेन में, वो है राजपद एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अर्थात ब्रिटेन के लोग रूढ़िवादी परंपरावादी तो हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो उनको लगता है कि हमारा राजा है। ब्रिटेन के लोग ये कहते हैं कि गॉड सेव ओवर किंग लाइव द लॉन्ग लाइफ। तो मतलब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। जैसे भारत के अंतर्गत भारत माता, तो वैसे ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राट। ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रतीक राजपद ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का भी प्रतीक है। ब्रिटिश समाज का प्रधान, ये ब्रिटिश लोग, समस्त ब्रिटिश लोग इसको अपने परिवार का प्रथम सदस्य मानते हैं। राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण, ये अपने वो यात्रा पूरी पड़ चुके हैं। मतलब राजतंत्र ने अपने आप को एक तरह, ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मध्ययुगीन तानाशाही राजतंत्र का स्वरूप पूर्णतः लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में परिवर्तित हुआ है। इसका कारण यही माना जाता है कि 1688 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने संसद की इच्छा को उत्तरोत्तर स्वीकार कर अपने विशेषाधिकारों को संसद तथा मंत्रिमंडल को स्थानांतरित कर दिया। यद्यपि साम्राज्य विक्टोरिया के काल में राजपद ने पर्याप्त प्रभाव स्थापित किया था, फिर भी उन्होंने स्थापित परंपराओं को नहीं तोड़ा। अब राजतंत्र का पूर्णतया लोकतंत्रीकरण हो चुका है। बेजाट इस बात को लिखते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन एक मत होकर राजा की मृत्यु का आदेश पारित कर उसे हस्ताक्षर के लिए भेजे तो उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। एडवर्ड अष्टम का उदाहरण इसी बात का उदाहरण है। इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं जो कि ब्रिटेन में राजपद का औचित्य सिद्ध करते हैं। और तो इन बिंदुओं को आप थोड़ा सा देख लिया करो अच्छे से, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपना ब्रिटेन में राजपद का सिद्धांत, राजपद का जो है उसके बारे में अपने विचार हो गए, अपना क्लास हो गई। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, इसके ऊपर बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू वेरी मच।